नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो कि है राजस्थान में कंप्यूटर संगणक की एकदम सीधी भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, आज का जो ये नोटिफिकेशन है वो 7 जुलाई 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था, और जिसके थ्रू माध्यम से इन्होंने ये बताया कि राजस्थान के अंदर 583 पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, जो कि है कंप्यूटर के लिए, यानी कि संगणक की सीधी भर्ती 2023 में राजस्थान के कुल 583 पदों के लिए होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया है राजस्थान कर्मचारी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, यानी कि आरएसएसबी ने। क्रमांक पत्र 14/118 आरएसबी अर्थना संगणक सीधी भर्ती 2023 2232 दिनांक 7 जुलाई 2023। विज्ञापन संख्या जो है वो 5/2023 है, यानी कि मई 2023 ये विज्ञापन संख्या है। दोस्तों, जैसा कि आप इस नोटिस के अंदर यहाँ पर ही क्लियर ही देख पा रहे होंगे कि संगणक कंप्यूटर की सीधी भर्ती के लिए ये जो सूचना है मैं आपके सामने डिटेल में बताने वाला हूं कि इस भर्ती के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं होने वाली हैं। टोटल पद मैंने बता दिया, आपको रिवील कर दिया कि टोटल जो पद हैं वो 583 पदों पर राजस्थान ये रिक्रूटमेंट करने वाला है। अभ्यर्थियों से उनके आवेदन लेने वाला है। जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो कितना होगा, किस कैटेगरी को कितना पे करना है, जो एज लिमिट होगी, आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, पद का जो नाम है वो संगणक है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में कितने कितने नंबर पद हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इन सभी क्वेश्चनों के, इन सभी प्रश्नों के कौन कौन लोग भर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को, आज वो सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चन आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं इस नोटिफिकेशन को कि क्या है इसके अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान के अंदर संगणक की सीधी भर्ती निकाली है, यानी कि कंप्यूटर की सीधी भर्ती निकाली है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 और यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों, यानी कि कुल 583 पदों पर हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पद का नाम है वो संगणक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 512 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 71 पद हैं। इस प्रकार 583 कुल पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं विशेष नोट की बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपके बारे में है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपकी योग्यता के बारे में है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप लोगों के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जो नोटिफिकेशन उपलब्ध है, ये वहीं से मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आप अपना आवेदन करें। क्योंकि अगर उस स्थिति में आवेदक से कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार हेतु पत्र कोई स्वीकार नहीं होगा। आरक्षण की स्थिति में एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अनुसार ही अधीनीय परिवर्तनीय होगी। ठीक है कैंडिडेट्स, आप बड़े ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस जो सूचना पत्र है इसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं
आवेदन प्रक्रिया की बात करूं कि आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कायोस्क से जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। दोस्तों, इसका जो कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये टोटली क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप किसी जन सुविधा केंद्र पे जाके भरा सकते हैं, ई मित्र कायोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, और आप खुद भी राजस्थान आरएसएसबी की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल लिंक यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत G2C से में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR उसको करना होगा। इस एक बार यह पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। ये जो एक बार का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई फीस नहीं लगेगी, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कैटेगरी का चयन करेंगे OTR के टाइम पे कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर यू बिलोंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी, EWS, OBC, नॉन क्रीमिलेयर, MBC, नॉन क्रीमिलेयर, SC ST, जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप चयन करेंगे। ठीक है, OTR के समय भरी गई जो कैटेगरी है, दिव्यांगता की स्थिति गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस में भरने को हेतु मिलेंगे। ठीक है, और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप OTR करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार ये पंजीकरण करेंगे, उसका एक तो कोई शुल्क नहीं होगा। सेकंड चीज़, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज बाद में नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको वो OTR फॉर्म कंप्लीट करना है। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को बहुत ध्यानपूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, मतलब उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। चलिए आगे अगर देखें, अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा किसी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करें। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण भुगतान करने के आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके। मतलब कैंडिडेट जब अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो अंतिम तिथि आने से पहले वो अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सके ताकि ट्रांजैक्शन में उसको कोई किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाले ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं उसको SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से दी जा सके। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा, और यह आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। प्रीव्यू पे क्लिक करके ही प्रीव्यू करते हैं तो उसको सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैंडिडेट्स की, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्यूटर का, संगणक का, ये जो आवेदन है ये केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण बात और, आवेदक को अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर एक हेल्प डेस्क नंबर दिया होगा या एक ईमेल आईडी दी होगी। उस ई मित्र हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। इनके माध्यम से वो उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा कि बोर्ड पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। जितनी भी सूचनाएं हैं वो बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in, ये दो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हैं। इन वेबसाइट पर ही किसी भी प्रकार की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उस पर प्रकाशित की जाएंगी या सूचित की जाएंगी। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।
चलिए दोस्तों, सीधे बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है वो एक्चुअली कितना है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 के अभ्यर्थियों को अपनी एसएसआईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क निर्धारित ई मित्र कायोस के जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराएं। अगर मैं बात करूं कि सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक की जो एप्लीकेशन फीस है वो 600 रुपये है, जो उसको पे करना है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व लोग हैं और क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक होंगे उनके लिए जो एप्लीकेशन का शुल्क है या वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो 400 रुपये है। और जितने भी समस्त दिव्यांगजन आवेदक हैं उनके लिए भी 400 रुपये इस आवेदन का शुल्क रखा गया है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान राज्य से भिन्न या एवं अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जो अभ्यर्थी होंगे उनको सामान्य वर्ग की कैटेगरी में उन्हें सामान्य वर्ग की कैटेगरी में रखा जा माना जाएगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में ही निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। एक बार ये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क कोई किसी भी प्रकार का कोई दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर मैं संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से है कि जैसे मैंने बताया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपको जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर टोटल जो पद दिए गए हैं वो 512 दिए गए हैं और उनका जो वर्गवार तरीके से कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है। सामान्य में कितनी है, फिर उसमें भी अलग अलग उन्होंने महिला को कितनी है, सामान्य कितनी है, विधवा को कितनी है, इस तरह से इन्होंने इसका पूरा कैटेगराइजेशन किया हुआ है। आगे चलें, फिर अगर मैं 36 आरक्षण की बात करूं तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। फिर अनुसूचित क्षेत्र में जो 71 कुल पद हैं 71 कुल पद हैं उनका यहाँ पे वर्गवार तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन सीट का जो बंटवारा है वो दे रखा है। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र के पदों में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग के हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के पदों में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग के हैं, ऊपर वर्णित पदों में शामिल दिए हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए, ये इनका 36 आरक्षण दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित जितनी भी नियम हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। विशेष सूचना ये कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो भी राजस्थान सरकार के नियम अनुसार यहाँ पर आता है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है और उन्हें किस प्रकार से किस तरह का आरक्षण दिया जाना है वो भी सब यहाँ पे बताया गया है। आगे चले, महिलाओं को कितना कितना आरक्षण है ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो डिफेंस में भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनको किस तरीके से है उनका भी यहाँ पे बताया गया है। आप ये देख लेना, जिसका जो कैटेगरी, एक्चुअली ये कैटेगरी के बारे में जनरल चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जाती बिकॉज ये वो चीज़ें होती हैं जब जिसको ज़रूरत होती है वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ के कर लेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ये स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए है। ठीक है। ये उपयुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु है कि उनको किस तरीके से देखा जाता है, उनके लिए किस तरीके से आरक्षण है। अगर दोस्तों बात की जाए वेतन की कि इन पदों पर जो वेतन दिया जाना है वो कितना दिया जाना है, तो इन पदों पर राज्य सरकार के देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है। और जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल में जो मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। ठीक है। जो भी राज्य सरकार के अनुसार बनता होगा वो आवेदक को या उसके कर्मचारी सिलेक्ट हो जाने के बाद उसको दिया जाएगा। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है कि वो कितनी है। अगर बात करें पात्रता की एवं शैक्षणिक योग्यता की तो कौन से आवेदक जिनकी कितनी क्वालिफिकेशन होगी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो
वो आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि हो। मतलब उनका जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन में उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट रहा हो, स्टैटिस्टिक उनका सब्जेक्ट रहा हो, और या फिर उनका इकोनॉमिक्स उनका कम से कम इन तीनों सब्जेक्ट में से ग्रेजुएशन में उसके पास कोई सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो, तब जाके वो क्या कर सकता है, इसमें आवेदन कर सकता है। या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा पार्ट 1 एबीसी का सर्टिफिकेट उसके पास हो। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग यानी कि नीलिट के द्वारा भारत सरकार के नियंत्रण अधीन डीओएसी डॉयक द्वारा ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है वो उसके पास होना चाहिए। या नीलिट नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उसके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आगे बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से उसने कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र कर रखा हो। देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में उसने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र उसके पास हो, उसने अगर स्कूल में 12th में पढ़ रखा है तो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से उसने कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में उसने डिप्लोमा ले रखा हो। वर्धमान महावीर जो ओपन विश्वविद्यालय कोटा में है उसके नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में यानी कि आईटी में उसके पास उसका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वो ये सारी शैक्षणिक योग्यताएं धारण करता है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, अगर बात करें कि ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों व अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित है, मतलब वो मान लो अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और वो परसुइंग है, तो वो भी क्या कर सकता है, उस पदों के लिए आवेदन का पात्र होगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होगी कि उसे क्या करना होगा, जहां चयन, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व उसके पास क्या होना चाहिए, लिखित परीक्षा एवं साक्षात माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक समय दिया जाता है कि उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसकी वांछित योग्यता, अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, समस्त आवेदकों को परीक्षा की दिनांक तथा शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना अनिवार्य है। उस समय में उस डेट से पहले उसके पास उसका रिजल्ट होना चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, पात्र होगा उसका, अदरवाइज वो अपात्र माना जाएगा। अब संगणक की जो भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं, जो इसमें मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो उसको मिनिमम 40% मार्क्स, 40% अंक उसको अर्जित करने हैं, तभी उसका ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। अन्य योग्यताएं की बात करें तो जैसे हेल्थ के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, भाई उसके ऊपर किसी तरह का कोई केस ना चला हो, है ना, वो पूरी तरह से उसके ऊपर कोई ज्यूरिडिक्शन ना बैठी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। राष्ट्रीयता की बात करें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजा जनन हो सकता है, भूटान का प्रजा जनन हो सकता है, तिब्बती शरणार्थी हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है, वही जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं वो सब यहाँ दिया गया है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आयु सीमा है, ऊपरी आयु सीमा क्या होनी चाहिए इसके लिए जो ऊपरी आयु सीमा है वो ये है कि आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का ना हुआ हो। मतलब 18 से 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी ही इसके में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जिससे 19/6 जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उस आयु की दृष्टि से उसे पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट और दी जाएगी। मतलब 2021 में ये एग्ज़ाम होना था, 2021 में ये एग्ज़ाम न होने की वजह से तो जो अभ्यर्थी वहाँ की वजह से ओवर एज हो जा रहे हैं उन्हें 2 वर्ष की छूट और दी जा रही है। उच्चतम आयु सीमा में विशेष आरक्षण के अनुसार भाई जो आरक्षित हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए उन्हें 5 साल की छूट दी जा रही है। अनुसूचित उन्हें 10 वर्ष
की छूट दी जा रही है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, महिलाएं हैं, उनको 10 साल की छूट। ठीक है, तो सरकार के जो भी मापदंड हैं उनके अनुसार उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष की आयु वाले जो आवेदक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पेंशन, नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन की जो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है वो आप लोग देख लेना। मैंने पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं हाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं दोस्तों कि पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कायोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 12 जुलाई से 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। तो इस बात मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन फिलिंग है वो 10 जुलाई को 12 जुलाई को 12 जुलाई 2023 12/7/2023 को ये एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक अपना आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो आवेदन पत्र है, ये 10 अगस्त 2023 तक रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक 12 जुलाई 2023 से दिनांक 10 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। परीक्षा का आयोजन मैंने बताया कि परीक्षा का जो आयोजन है अब किस तारीख में, किस दिनांक को ये परीक्षा का आयोजन होनी है। तो परीक्षा का जो आयोजन है वो 14 अक्टूबर, परीक्षा का जो आयोजन है वो दिनांक 14 अक्टूबर 2023 यानी कि 14/10/2023 को आवंटित परीक्षा विन अलग अलग केंद्रों पर ये परीक्षा कराई जाएगी। इसकी विस्तृत सूचना जो प्रवेश पत्र होंगे वो वेबसाइट के ऊपर ही विज्ञप्त किए जाएंगे। आप वहाँ से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे और उसी के ऊपर आपके जो परीक्षा केंद्र की जानकारी होगी वो उस पर दी गई होगी। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि जो आपकी परीक्षा होनी है वो 14 अक्टूबर को होना तय है। प्रवेश पत्र की बात करें तो जो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को जो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही उनका ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाना, तो ऑनलाइन ही आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। इसलिए जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आप उनको करेक्ट दें अपने ओटीआर के टाइम पे। चलिए, और नियुक्ति की अयोग्यता है, कब कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें अयोग्य होंगे, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। आवेदन कैसे कर रहे हैं ये मैंने बता दिया, आपको ओटीआर करना है। ओटीआर के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बट दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ोटो अपलोड करने के जो दिशा निर्देश हैं वो क्या हैं। हस्ताक्षर और स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। भाई, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदक को अपनी नवीनतम एक नई रंगीन फ़ोटो ही अपलोड करनी है। उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% दिख चाहिए। ठीक है, उसके आगे अगर बात की जाए तो उसका फ़ोटो का जो साइज़ है वो दोनों मतलब हस्ताक्षर और फ़ोटो दोनों किस में होने चाहिए। फ़ोटो जेपीईजी में होनी चाहिए, हस्ताक्षर भी जेपीईजी में होने चाहिए। जो फ़ोटो का साइज़ है वो कितना 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, और जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं फ़ोटो जेपीईजी के पिक्सल न्यूनतम की बात करूँ 240 बाई 320 होना चाहिए और अधिकतम 480 से 640 होना चाहिए। फाइल का जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB का होना चाहिए और हस्ताक्षर का जो साइज़ है स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें तो सेम चीज़ हस्ताक्षर में भी दी गई है। ये यहाँ पे इसका पिक्सल साइज़ दिया गया है और 20 KB से 50 KB तक की ये जेपीईजी फ़ोटो, स्कैन्ड फ़ोटो आपके सिग्नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा के पश्चात परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो वेबसाइट की पर क्या कर दिया जाएगा। परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की उत्तर की कुंजी आंसर की जो है वो भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस उनके लिए दिए गए हैं। आप जो भी इस
इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी, विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देखें। और परीक्षार्थी जो है अपना ई प्रवेश पत्र या ऑनलाइन जो ऐप एडमिट कार्ड है वो भी आप अपनी वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। कैंडिडेट को कौन कौन से प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है वो सारा कुछ यहाँ गिवन है, वो आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी इस भर्ती से रिलेटेड। अब बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है। जब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी, यानी कि 10 अगस्त 2023 के बाद 7 दिन के लिए आप अपनी किसी भी तरह की होने वाली त्रुटि को क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 300 रुपये का पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 7 दिवस के भीतर आप 300 रुपये पे करके किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिटेल आपने OTR के समय दी थी उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, गलत सूचना प्रस्तुत होने पे अभ्यर्थी के जो है, अगर एग्ज़ाम के अंदर, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है, ठीक है, अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो भी सरकार है उसे जेल भी हो सकती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो परीक्षा की स्कीम है वो क्या है, परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या है। परीक्षा की स्कीम ये है कि परीक्षा की स्कीम, एग्ज़ाम का जो तरीका है वो क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, संगणक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की जो स्कीम है वो इस प्रकार है। भाई आपका जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 2 घंटे का होने वाला है। 30 + 70 ये 2 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो एंटायर एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका जनरल नॉलेज हो, GK होगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आएगी, जिसके 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्जाम होगा। हर किसी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होंगे। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग होता है, गलत क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे इस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स का वो 40% होगा, यानी कि आपको 100 में से 40 स्कोर करना है। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल दैट ऑफ ए बैचलर डिग्री लेवल। भाई ये बात बहुत ध्यान रखना कि आपके एग्जाम का जो लेवल होगा, जो पार्ट बी है आपका, वो ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ड होगा। यहाँ पे सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे दिया गया है कि जीके का जो सिलेबस है वो क्या है। तो जीके का सिलेबस है ये। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ये सारा पढ़ना है। हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान पढ़ना है। करंट इवेंट्स एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, करंट अफेयर, इश्यूज ऑफ राजस्थान, इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। सेकेंड पार्ट में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से आप विजिट करते रहेंगे। जितनी भी विस्तृत जानकारी है समस्त पत्राचार एवं सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आपको दी जाएंगी। ठीक है, या आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी और SMS के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। ये पूरा सारी इसकी डिटेल्ड सूचनाएं थी किसके बारे में, जो RSSB के थ्रू कंप्यूटर की सीधी भर्ती से संबंधित रिक्रूटमेंट के बारे में। कैसे अप्लाई करना है, किस डेट से कब तक अप्लाई करना है, कितनी अभ्यर्थी को कितनी फीस करनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूरी विस्तृत जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर की जो सीधी भर्ती 2023 में इस बार हो रही है। अच्छा मौका है सभी अभ्यर्थियों के पास। ठीक है, कुल पद जो है वो 583 हैं, और उम्मीद है कि आपको ये जो विस्तृत डिटेल्ड नोटिफिकेशन है कंप्यूटर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड, आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हाफ एन आवर का वीडियो हो गया है। धन्यवाद आप सभी को। बहुत वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम भाइयों सभी को, है ना, एंड ऑल द बेस्ट विशेस आप सभी के साथ।